पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और एक लंबे अंतराल के बाद हम दोनों बैठे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे इतने हैं, इतनी सारी बातें हैं जिस पे कुछ पॉडकास्ट करना तो बनता है, और जिसमें अपनी बात बहुत ही अलग ढंग से हो, जिसमें बात जो है वो इस ढंग से हो ताकि समझ पाएँ, आसान भाषा में समझ पाएँ। और आसान भाषा में समझने की कोशिश आज इस पॉडकास्ट में हम करेंगे, खासकर ईरान को लेकर, जी, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, संघर्ष और को वो लेकर। बातें करेंगे राजीव जी जो आमतौर पे लोग नहीं लिख रहे हैं जी, या लिखने से बच रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग। जी, तो हम लोग वो बातें भी करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोशिश करेंगे कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट क्या के मायने क्या हैं। हाँ, ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं जी, रियल एंड, हाँ ये क्या है, इसका हाँ, इशारा ये क्या समझना है? ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने वो ट्विटर पे तो है नहीं, सोशल मीडिया और ट्रुथ सोशल पे हैं वो। हाँ, उनका अपना है उनका। जब आप याद कीजिए कि जब इनको हटा दिया गया था एक्स से, ट्विटर से, तब G7 से राजीव जी वो क्यों गए हाँ आनन फानन में? जी, G7 समिट खत्म हुई है बिना ज्वाइंट डिक्लेरेशन के। ट्रम्प साहब यूक्रेन के मामले पे साइन करने को राजी नहीं थे और वो भाग गए वहाँ से। भाग गए कहा जाएगा तो और वो गए इसलिए भी हैं क्योंकि ईरान को अब फोकस उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। और फोकस उनका यूक्रेन या रूस नहीं है, फोकस ईरान इजराइल है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी है, समझना होगा कि ईरान इजराइल में अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका क्या सिर्फ इजराइल का साथ दे रहा है, या इजराइल अमेरिका के सामने अमेरिका का पिट्ठू बन के, या अमेरिका का साथ देने के लिए इजराइल, या मोहरा बनकर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही शब्द यहाँ सटीक बैठेगा, मोहरा बनकर इजराइल जो है वो ईरान के साथ सामने खड़ा है, ये माना जाए। देखिए, जो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इजराइल ने प्रवोक किया ईरान को, और ईरान प्रवोक हुआ भी, लाजमी था। उसने तेल अवीव में, मोसाद के हेडक्वार्टर में, तमाम जगह उसने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, हमले कर दिए। अब ईरान अपने आप में कंट्री, उसके पास एयरफोर्स है, आर्मी है, वो हमास नहीं है। हमास एक तंजीम है, वो हाथ से या रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं जी, या छोटे मोटे हमले कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया और इजराइल एक्सपोज हो गया। जो उनका बड़ा भारी दावा था, $100 बिलियन का उन्होंने आयरन डोम बनाया हुआ था, वो आयरन डोम ध्वस्त हो गया जी। और उसके अंदर घुस के ईरान ने हमला करके दिखा दिया। लेकिन वो प्रॉक्सी, जैसा आपने कहा ना, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। अब वो प्रॉक्सी वॉर था। अब वो रियल गेम अब शुरू हुआ। जो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो रियल एंड चाहते हैं, वो रियल एंड, आई वांट रियल एंड। हाँ, तो वो रियल एंड क्या है? तो वो रियल एंड दरअसल में बहुत सारी चर्चा मीडिया में हो रही है। जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो इस ईरान की जी, बिल्कुल, फोर्डो शहर नहीं है, फोर्डो गांव में। हाँ। और वो बहुत फोर्टिफाइड है जी। उसके चारों तरफ मिसाइल का घेरा है, पहाड़ी के अंदर है, पहाड़ी के कहा जाता है लगभग 300 मीटर अंदर है। हाँ, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एयर डिफेंस है उसका। जी, एयर डिफेंस है। और रूस का S-300 वहाँ पे है जी। S-400 नहीं है, S-300 है रूस का। एंड वो एयर डिफेंस वहाँ पे है। बिल्कुल। उसको इजराइल पेनिट्रेट नहीं कर सकता। उसको बंकर बस्टिंग की जो कैपेबिलिटी है और जो स्टेल्थ बॉम्बर है जो रडार में ना दिखाई दे, वो कैपेबिलिटी अमेरिका के ही पास है। लेकिन राजीव जी, ये बहाना है, क्योंकि IAEA क्लीन चिट दे चुका है। 60% तक वहाँ पे यूरेनियम इनरिच होता है जी। और वेपन ग्रेड के लिए 90% से ऊपर चाहिए होता है। तो वेपन ग्रेड का यूरेनियम ईरान नहीं बना रहा, ये IAEA कह चुका है जी। तो ये बहाना है केवल। नहीं, इतना ही नहीं, हाँ, IAEA कह चुका है। तुलसी गबार्ड ने बयान दिया कि इसके पास, ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है। और उस पर बहुत मज़ेदार जवाब आया है इनका, डोनाल्ड ट्रंप का। अब देखिए,
अमेरिका का खुफिया विभाग का जो चीफ हैं तुलसी गवार्ड, वो कह रही हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, यूरेनियम है, वो सब जान रहे हैं, और ये खुल के बोल रहा है कि हम यूरेनियम रखे हुए हैं। ये तो एनपीटी का सिग्नेटरी है। हाँ बिल्कुल सिग्नेटरी है, लेकिन उसके बाद ये मानने के लिए तैयार, बोले नहीं मैं आप अपने खुफिया विभाग को नहीं मान रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसे, भाई इसका मतलब है कि खुफिया विभाग आपका ऐसे ही है। हाँ, लेकिन एक बात राजीव जी है कि उसकी कैपेबिलिटी है। हाँ, अगर वो 60% एनरिच कर रहा है तो 60% से अगली स्टेज जो है वेपन ग्रेड के लिए उनको बहुत कुछ करना नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटी है। लेकिन जो मुख्य बात है जो हम लोग आ रहे हैं कि ट्रंप रियल एंड किसको कह रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ईरान के पीछे चल के अगर हम लोग देखें कि शाह की रिजीम कैसे हटाई गई और वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। शाह के समय का ईरान क्या था, वो ईरान ग्लोबली कनेक्टेड था जी। उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, बिल्कुल वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आए, और अब जो आयतुल्ला खुमैनी के बाद जी। अब आयतुल्ला खमनई है। हाँ, अच्छा, वहाँ पे दो टियर गवर्नमेंट सिस्टम है जी। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है और एक सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर जो होता है वो मिलिट्री कमांड उसी के पास होती है, तो मिलिट्री कमांड उसी को रिपोर्ट करती है। और जो दिखाई दे रहा है राजीव जी, वो दो चीज़ें हैं। एक, ईरान के अंदर कुछ हो रहा है। अगर 5, 6 या 10 बड़े जनरल्स मारे जा चुके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हत्या हो गई, बड़े बड़े उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए वॉर के समय, जबकि प्रोटेक्टेड होंगे, उनकी लोकेशंस प्रोटेक्टेड होंगी। इसका मतलब है कि कहीं से कोई इनसाइडर ईरान में है, एक रिजीम चेंज की सुगबुगाहट दिख रही है वहाँ पे। वरना बाहरी लोग इतना हमला करके, इतना प्रिसाइज हमला करके 10 जनरल्स को मार दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार दें, जिससे उसको रिप्लेस कराएगा उसको मार दें, तो ये एक इशारा मिल रहा है कि रिजीम चेंज की तरफ ट्रंप भी जा रहे हैं और ईरान के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। हाँ, सही आप कह रहे हैं। और शाह, मतलब वो रिजीम चेंज की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रज़ा पहलवी जो है, जो मोहम्मद रज़ा, जो इससे पहले जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बड़े बेटे हैं, वो भी निर्वासित हैं, बाहर हैं। और उनका जो वीडियो आया है, वो वीडियो भी ये कहता है कि अब ईरान में रिजीम परिवर्तन हो रहा है, आप लोग तैयार रहिए। इतना ही नहीं, पहले 100 दिनों का जो काम है, जो संक्रमण काल होगा, क्योंकि एक युद्ध की समाप्ति के बाद, रिजीम चेंज होने के बाद जब हम गद्दी पे बैठेंगे, जब हम शासन संभालेंगे, तो क्या करेंगे, ये सारा प्लान उन्होंने अपने वीडियो में दे दिया है। तो ये दिखाई देता है कि मामला, प्रशांत जी, यहाँ परमाणु बम वाला नहीं है, नहीं, बिल्कुल इराक वाली कहानी है। इराक वाली कहानी है कि केमिकल वेपन सद्दाम हुसैन बना रहा है। कहाँ मिला केमिकल वेपन? कुछ नहीं मिला। यूएन इंस्पेक्टर्स को नहीं मिला। जो अमेरिका की फोर्सेस घुसने के बाद अमेरिकन फोर्सेस को नहीं मिला केमिकल वेपन के सबूत, लेकिन सद्दाम हुसैन को आपने मार दिया। बिल्कुल वही कहानी आप यहाँ पे दोहरा रहे हैं और वो रिजीम चेंज की तरफ मामला जा रहा है। मैं ईरान जा चुका हूँ और काफ़ी विस्तार से वहाँ के एकेडमिशियन से, पत्रकारों से, ब्यूरोक्रेट से बात हुई, बहुत सारे मसलों पर। कुछ साल पहले गया था। एक तो सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस लगभग 30 साल हो गए। सैंक्शंस के साथ उन्होंने जीना सीख लिया है, और बल्कि मजाक में उनके ब्यूरोक्रेट कहते हैं कल सैंक्शंस हट जाए तो हमको परेशानी होगी कि हम कैसे करेंगे जी। तो वो सैंक्शन के साथ उन्होंने जीना सीख लिया है। दूसरी बात ये कि आमतौर पे खुशहाल देश है, एजुकेशन वहाँ पे सब्सिडाइज है या फ्री है, पब्लिक हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, रिसर्च उनका बहुत अच्छा है, सड़कें या सिविक एमिनिटीज़ बहुत बढ़िया हैं, और सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ मिलता है नागरिकों को जी। तो आमतौर पर खुशहाल है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जैसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होती है। यानी वो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वहाँ नहीं है, उनका अपना है जी। तो वो अपना बना लिया उन्होंने, ये भी बात है। तो
तो एक एस्पिरेशनल जो मिजाज है वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है उनकी सोसाइटी में कि अब उनकी सोसाइटी ग्लोबली कनेक्ट होना चाहती है। एक एस्पिरेशनल भावना दिख रही है जी। और उसके साथ साथ बहुत स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि अगर इतने साइंटिस्ट और इतने जनरल्स मारे गए हैं, ये बगैर इंटरनल कोई विभीषण के नहीं हो सकता, जयचंद के बिना नहीं हो सकता। हाँ, बिना विभीषण के, बिना जयचंद के नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये ईरान को देखना है कि वहाँ पे क्या ये वास्तव में हो रहा है जी। क्योंकि बाहर से इतना प्रिसाइज हमले नहीं हो सकते। हम ये तो बात कर ही नहीं रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जो यहाँ एम है पूरा का पूरा वो यही है। अगर अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो कह रहे हैं कि हमको पता है कि खामनेई कहाँ छिपे हैं, वो हमारे टारगेट पे हैं, हम कभी भी उनकी जान ले सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है, लेकिन मैं अभी नहीं चाहूँगा कि उनकी अभी मौत हो। मैं कहूँगा अनकंडीशनल सरेंडर करें। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे लोगों या वहाँ के आम नागरिकों के ऊपर या हमारे आम नागरिकों के ऊपर अगर किसी तरह का खतरा आया तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बयान उसके बाद आया है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन सवाल वही है घूम फिर कर कि आपका टारगेट रेजिम चेंज है, आपका टारगेट कोई परमाणु हथियार या ये एक बहाना है। अब इसमें देखना है ये राजीव जी कि क्या ये कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपने अंदर पेनिट्रेशन कर दिया है जी। इतने जनरल्स को, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को आपने मार दिया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है, मोरल डाउन कर दिया है, तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ईरानियन सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग सोसाइटी है और वो एक सिविलाइजेशन है जी। वो कोई सेटलर्स नहीं है, वो कोई ज़बरदस्ती का बनाया हुआ देश नहीं, वो एक सिविलाइजेशन है और बड़ी स्ट्रांग सोसाइटी, उनकी वैल्यूज़ बड़ी स्ट्रांग हैं। तो ईरानियन सोसाइटी अगर नहीं चाहेगी तो इतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी बात अगर हम करें इजराइल की, जिसने हमला किया, अब कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल चूँकि ऑलरेडी इजराइल फ़लस्तीन के साथ लड़ रहा है और अब कहा जा रहा है कि इजराइल के पास वेपन्स की कमी हो गई है, हथियारों की कमी हो गई है। हालांकि ये इजराइल के अपने हथियारों की कमी हो सकती है क्योंकि वो दूसरे देशों को भी बेचता है, बांटता है, लेकिन अमेरिका साथ दे रहा है। क्या अमेरिका इसी कारण अब कूद रहा है? ये भी सवाल है, क्योंकि अभी तक इजराइल अपना हथियार, अपनी सारी चीज़ें यूज कर रहा था। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि ईरान के तेहरान, खासकर तेहरान का जो एयर स्पेस है उस पर हमारा कब्ज़ा है, अमेरिका कह रहा है हमारा कब्ज़ा है, और ईरान में बैठे लोग कह रहे हैं कि हम तो यहाँ खुशहाल हैं जी, हमारा तो रूटीन का काम चल रहा है, हम नॉर्मल हैं कोई। तो पश्चिमी मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया, वो उसी हिसाब से लिख रहा है जिस हिसाब से अमेरिका और इजराइल से फीड मिल रहा है उन्हें जी। वो पूरा ईरान के खिलाफ तो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा है, वैसे ही जैसे रूस के खिलाफ रूसी मैं ईरान के बारे में कोई खबरें वेस्टर्न मीडिया में, चाहे वो BBC ही क्यों ना हो, ये मान के चलता हूँ कि ये एक फ़िल्टर के ज़रिए आ रही है हमारे पास, क्योंकि मैं वहाँ जाके के देख चुका हूँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे महिलाओं की फ्रीडम की बात जहाँ तक है, ईरान में बहुत ही, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, प्राइवेट दफ्तर में चले जाएं, सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आपको लगभग 50% महिलाएं दिखाई देंगी। आप तेहरान में कहीं खड़े हो जाएं और किसी सड़क पे और गाड़ियों को आप देखें तो 10 में से 4 गाड़ियाँ महिलाएं चलाती हुई आपको दिख जाएंगी। तो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बहुत है, बिल्कुल पब्लिक स्पेसेस में वहाँ हैं महिलाएं, और जैसे मैंने कहा खुशहाल देश है वो। उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 6ठी क्लास में बच्चों को वो तय कर लेते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए कि किसको क्या बनना है, और उसके बाद सप्ताह में एक बार उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है उस बारे में जी। तो मैं वहाँ पे एक एयरफोर्स म्यूज़ियम में गया था, तो वो स्कूल के बच्चे आए हुए थे, तो 10 मतलब एक बस में कुछ 20-25 बच्चे आए थे। मैंने उनकी टीचर से बात की तो उन्होंने कहा ये वो 6ठी क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने पायलट बनना ऑप्ट किया है, इसलिए इनको एयरफोर्स म्यूज़ियम लाया गया है। अच्छा, 6ठी क्लास में? 6ठी क्लास में। तो उनका एजुकेशन सिस्टम, और पर्शियन है सब जी,
अंग्रेज़ी वहाँ नहीं जानते, कम लोग जानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक बड़ा स्ट्रांग सोसाइटी है ईरान। हाँ, इतनी गुर्बत नहीं जितना वेस्टर्न मीडिया बताता है। सोसाइटी स्ट्रांग है, लेकिन क्या वहाँ का जो अगर डिफेंस सिस्टम वो भी स्ट्रांग है? देखिए, अभी जो अगर खबरें आ आयरन रही डोम हैं, को मार गिराया है तो हो सकता है। अभी जो खबरें आ रही हैं, और ये खबरों में सच्चाई भी हो सकती है कि क्योंकि अमेरिका ने अपने गल्फ कंट्रीज़ में जो बेसिस, एयर बेस उनके बेसिस हैं, उनको अलर्ट किया है। तो अगला हमला ईरान का अमेरिकन बेसिस हो सकते हैं। अमेरिका के 2 या 3 खाड़ी देशों में वो जो है, बेस हैं, बिल्कुल। बेसिस भी हैं, और बेसिस के अलावा उनके वॉरशिप भी हैं। बगल में इराक है, इराक भी बेस है। तो हाँ, और ईरान के भी बेसिस हैं कतर में या और जगहों पे। तो ईरान का अगला हमला अमेरिकन एयर बेसिस हो सकता है। अमेरिकन एयर बेसिस में अलर्ट जारी किया गया है, तो उसको इतना अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते। अब देखना ये कि अंदर से कितना कमज़ोर हुआ है ईरान या नहीं, उसकी खबरें लेकिन हम दूसरी तक चीज़ नहीं ये भी है पहुंचती कि हैं। ये भी देखनी होगी कि चीन कितना साथ दे रहा है, रूस कितना साथ दे रहा है। खासकर चीन और रूस, ये 2 कंट्री, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान भी इन लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, खासकर चीन के ऊपर डिपेंड है। और चीन डायरेक्ट कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं, हाँ, लेकिन कह रहा है ना राजीव जी, केवल कह रहा है। देखिए, अब ये बात हाँ, मोरल सपोर्ट जहाँ, और फिजिकल सपोर्ट में हाँ, फ़र्क अब है। ये यहाँ से पानी ऊपर चला गया काफ़ी, और अब ग्लोबल टाइम्स में बयान छपवाने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको करना है तो आपको यू हैव टू बी सीन एज इन्वॉल्व, और मैदान जंग में आना है। और दिक्कत क्या हुई है कि ये लड़ाई अमेरिका की है, नेटो इसमें नहीं है, और पहली बार शायद ले- या एक जी। गैप के बाद बगैर नेटो के अमेरिका ईरान के खिलाफ जाएगा। नेटो की ढाल उसके पास नहीं होगी। तो लेकिन G7 तो है। G7 है। मैं कहूँगा कि जो मल्टीलेटरल बॉडीज़ हैं दुनिया में, चाहे वो G7 हो, चाहे वो ब्रिक्स क्वाड हो, हो। या क्वाड हो, या यूनाइटेड नेशंस हो, अब इनकी 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 रेलिवेंस कितनी बची है? अगर आप रूस यूक्रेन में कोई आपका रोल नहीं है, फिलिस्तीन इसराइल में आप नहीं कुछ करवा पा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में भी सीज़ फायर आपस में हुआ है या ट्रंप ने कराया, जो दावा है उनका, जी। तो और पाकिस्तान को आप नहीं कर्टेल कर पा रहे हैं, बल्कि उल्टा आपने पाकिस्तान को एंटी टेरर जो कमेटी है उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया। तो ये जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका कोई रोल बचा नहीं है। जो तय कर रहा है, जैसे कहा जाता है जंगल में जो करेगा वो शेर ही करेगा, तो वो तय कर रहा है केवल अमेरिका। और चाइना और रूस तो अपने वॉर में इंगेज। चाइना को अगर सुपर पावर बनना है, अगर उसका ख्वाब है ये, और बैलेंसिंग पावर बनना है, तो उनको केवल ट्रेड के रास्ते से नहीं बन सकते। आप व्यापारी बन के दुनिया पे राज केवल नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री इंटरवेंशन के साथ भी आना पड़ेगा। अपने पार्टनर्स का, अपने एलाइज का साथ वैसे ही देना पड़ेगा जैसे अमेरिका या G7 कंट्रीज दे रहे हैं, बिल्कुल। चाइना वैसा देता हुआ नहीं दिख रहा है, और इससे चाइना की पोजीशन भविष्य में बड़ी जो है वो ठीक नहीं रहेगी। अलग थलग वाली स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन चाइना और रूस ये दोनों भले आपस में मिले हुए दिखाई दें या दोनों के बीच दोस्ती दिखाई दे, टेरिटरी एक्चुअली दोनों के बीच जो पीछे के रास्ते से आप, पीछे के दरवाजे से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ग्लोबल टाइम्स में बयान दे के भी नहीं दे सकते। जबकि अमेरिका तो सीधे सीधे कह रहा है, अमेरिका सीधा कह रहा है कि मैं कोई प्रॉक्सी वार की बात नहीं, अमेरिका सीधा, बिल्कुल सीधा है, सीधा है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि ट्रंप का हर नया ट्वीट एक नया स्टैंड होता है, और विचित्र व्यक्ति हैं वो जी। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, और पहले उन्होंने सीज़फायर की बात कही,
इन दोनों अब countries एलन के मस्क के मामले में देख लीजिए जी कि जैसे 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों में खुट्टी और मिल्ली होती है, जी। वो चल रहा है उनके बीच में। हाँ, तो ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो कल क्या कहेंगे ये आप नहीं कह सकते। और जब मैं तेहरान गया तो ट्रम्प की पहली वो थी रेजिम थी। तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा, कुछ ब्यूरोक्रेट से, कि ट्रम्प के बारे में, पॉलिटिशियन से, कि ट्रम्प के बारे में क्या आपका सोचते क्या सोचता है। तो वो कहते हैं कि ट्रम्प बहुत हमारे लिए मुफीद हैं, अच्छा। इसलिए क्योंकि ट्रम्प बिजनेसमैन है। तो और वो बिजनेस किसी और को प्रोटेक्ट नहीं करे, वो खुद अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करते हैं। जी। तो इसलिए उनको डील करना आसान है। तो अब क्या ये ट्रम्प वही हैं सेकेंड रिजीम वाले? क्या ये हो पाएगा? मतलब आप ट्रम्प कल क्या कहेंगे वो आप नहीं कह सकते। हालांकि जो पहला इनका ट्वीट आया जिसमें ट्रूथ सोशल पे जो वो कहते हैं लिखते हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार की बात हम करेंगे, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच हमने करवाया, और उसी ढंग से सीज फायर करवाएंगे। बिजनेस ट्रेड इसको आगे तो रख रहे हैं, वो दो देशों की बात हो या अपनी बात हो, बिजनेस से इतर वो नहीं जा रहे हैं। बिजनेसमैन हैं, बिजनेस की बात करते हैं। सुनने में ये आया है कि वो अपना आईफोन की तरह मोबाइल लेके आ रहे हैं और ब्रांड होगा ट्रम्प। तो क्योंकि आईफोन को कहा था कि तुम इंडिया छोड़ दो, तो अब वो ट्रम्प ब्रांड से मोबाइल लेके आ रहे हैं। तो ट्रम्प एक अलग कैरेक्टर हैं आज की तारीख में, अलग कैरेक्टर हैं। तो उनके बारे में कोई भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि ईरान के साथ एक जो मसला जुड़ा हुआ है वो क्या है कि ईरान के पास गैस के भंडार बहुत हैं, ऑयल बहुत है, और ये बिजनेस, अब आपने उसको सप्रेस किया हुआ है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता ऑयल, और उसके पास रिजर्व्स बहुत हैं। और दुनिया को इस वक्त, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का पूरा कार्बन डेफिसिट को मैनेज करना है, तो गैस जो है जाना होगा। तो गैस पे जाना होगा। गैस इंटरमीडिएट एक फ्यूल है, बिल्कुल, जो कि कम आपको कार्बन डेफिसिट बचाती है। बिल्कुल। तो और ईरान के पास काफ़ी है, प्रचुर मात्रा में। हाँ, तो ये एक रीज़न ज़रूर है जी। कि ईरान चाहिए, ईरान में पपेट गवर्नमेंट चाहिए। और पपेट गवर्नमेंट देख लीजिए, सब जगह जहाँ जहाँ मौका मिला अमेरिका ने बनवाया ही। और आपने अभी शुरुआत में इराक की बात की ही थी, तो वो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो अमेरिका चाहता है कि कब्ज़े में हो, एक बेस हो और आगे बढ़े। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं प्रशांत जी, हम लोग इसको और कंटिन्यू दो करेंगे। चीज़ें देखनी होंगी जी कि क्या ईरान अमेरिकन अड्डों पे हमला करेगा अगले 48 घंटे में, और क्या अमेरिका ईरान के अंदर रिजीम चेंज करवा पाएगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखा जाएगा, लेकिन जैसे ये खबरें आती हैं, जो भी अपडेट होता है उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे, और उस विश्लेषण के साथ जिस पे भी हम लोग बात कर रहे थे, खासकर कि आखिर क्यों चाहता है अमेरिका या क्यों चाहता है इजराइल कि ईरान में परमाणु हथियार न रहे। अगर क्योंकि बात तो यही हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ और बोलने वाला था, रिजिम की बात करने वाला था। परमाणु हथियार न रहे और आप रखो लेकिन हम नहीं रखेंगे। तो ये भी बड़ा मज़ेदार है, और बार बार इसी बात की चर्चा हो रही है। खैर, इस पे आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर दोबारा इस पे हम लोग जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। तो दोस्तों, आप इस पॉडकास्ट में ईरान और इजराइल का मसला, और उसमें कैसे पूरा जियोपॉलिटिकल अगर सिनेरियो देखा जाए पूरी दुनिया का, तो वो कैसे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। G7 की उधर बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इजराइल और ईरान पर एक खास पॉडकास्ट लेकर हम आए थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।